Hello everyone and welcome to the channel Retino. So my name is Taporoma and in today's video we are going to discuss about the information conveyed by a chemical equation, what are the advantages, what are the rules and what are the limitations of a chemical equation. So chemical equation क्या होता है ये मैंने आपको previous video में बता दिया था. अब नेक्स्ट वीडियो जो आज का है उसमें हम लोग को समझना है कि किस तरीके से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है आपको उस केमिकल इक्वेशन से, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, क्या उसकी लिमिटेशंस होती है, क्या रूल्स होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. नंबर 1 पॉइंट इज दैट इट गिव्स द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. ठीक है, अब ये जो वीडियो है इट इज समथिंग दैट विल टेल यू अबाउट अ केमिकल इक्वेशन इन डेप्थ. ठीक है, एकदम इनसाइट में जाके बताएगा कि केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं. ठीक है, क्या ये वीडियो में इसी तरीके से आपके एग्जाम्स में कोई चीज आती है? तो देखो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि आपको कोई पॉइंट लिखने को दे देगा या आपको बोल देंगे कि इस तरीके से आप पॉइंट्स कुछ भी बता दो, इसके अंदर से कोई पॉइंट, ऐसा नहीं होता. लेकिन आप जब फर्दर स्टडी करोगे तो आप हर जगह केमिस्ट्री में इक्वेशंस को पाओगे. उन इक्वेशंस में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरीके से वो इक्वेशन आप लिखो कि वो रिप्रेजेंटेटिव लगे, और क्या तरीका होता है एक इक्वेशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने का. तो ये सब हम समझेंगे आज के वीडियो में. ठीक है, सो नंबर 1 होता है कि ये क्या बताता है, ये सिंबल्स देता है और फॉर्मूला देता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के. अब आपने केमिकल इक्वेशन देखी है ना कैसे बनती है. फॉर एग्जांपल x प्लस वाई गिव्स आउट z. तो ये x y और ये z, ये तीनों क्या है, यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स हैं, राइट, और यहाँ पे हमारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं. तो ये जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इसका क्या मिलेगा आपको इसके सिंबल्स जानने को मिलेंगे. हम कुछ भी ले सकते हैं, जिंक, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी चीज ले सकते हैं, राइट. तो वो आपको सिंबल्स बताता है, साथ ही साथ में फॉर्मूला भी बताता है. फॉर्मूला भी बताएगा, सिंपल सी बात है, जब आप लिखोगे तो वो फॉर्मूला के फॉर्म में ही लिखोगे. ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन भी हो सकती है और हो सकता है कंपाउंड्स के फॉर्म में हो. तो सबसे पहले तो आपको क्या पता चल जाता है कि इट गिव्स द सिंबल एंड द फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों का, रिएक्टेंट्स का भी और प्रोडक्ट का भी. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, it tells us which substance or substances are taking part in the reaction and which product or products are being obtained. इससे हमको ये पता चल जाता है, देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, एक्चुअली में ये है क्या ऐसे ही मजे में कोई भी रिएक्शन लिख दी जाती है? नहीं भाई, ये एक्चुअली में तो एक्सपेरिमेंट से आ रहे होते हैं ना, ये सारी चीजें एक्चुअली में देखी जाती हैं. ठीक है, तो ये रियल लाइफ में होती है. मतलब ऐसी चीजें अगर आप रिएक्ट कराओगे, कोई भी दो कंपाउंड्स आपने रिएक्ट कराए, तो आप जो रिएक्शन में दिखा रहे हो वो चीज एक्चुअली में हो भी रही होती है. असलियत में भी अगर आप उस चीज को करोगे तो वो चीज हो रही होती है. मतलब ये एक रियल लाइफ टाइप की चीज है. मतलब आप इसको देख सकते हो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड. कलर चेंज हो रहा है आपको दिखेगा, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता. ये एक्चुअली में हो रही होती है चीजें. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सब्सटेंस या सब्सटेंसेस होते हैं उस रिएक्शन में, एंड विच द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑब्टेन्ड, तो आपने कौन सा सब्सटेंस यूज किया है, ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ये दोनों आपको इस रिएक्शन से पता चल सकता है. ठीक है, सो इट टेल्स अस विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, कौन सा सब्सटेंस या जो भी सब्सटेंसेस आपने यूज किए हैं वो कौन सा है रिएक्शन में, एंड विच प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑब्टेन्ड, और कौन सा प्रोडक्ट या बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं वो निकल के आ रहे हैं. ठीक है, देन it gives the relative number of atoms and molecules of the reactants that take part in the reaction. जितने भी relative number of molecules होंगे, जितने भी, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उस रिएक्शन में, या जितने भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उस रिएक्शन में, वो भी आपको पता चल जाएगा एक रिएक्शन से. अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, मतलब एग्जांपल इन द सेंस, मैं एक नॉर्मल सी इक्वेशन लिख देती हूं यहाँ पे, Zn प्लस HCl, ठीक है, या H2SO4 ले लो, चलो, तो ये क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस H2, यही होगा. तो ये जो रिएक्शन बन के आई है, ठीक है, तो ये जो आपके पास रिएक्शन बन के आई है ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स लिखे हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं. ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स आपके पास ये लिखे हुए हैं इनमें कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं आपको पता चल जाएगा, राइट. यहाँ पे आपके पास जिंक है, आपके पास हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे भी पता चल जाएगा और प्रोडक्ट्स के भी पता चल जाएंगे. सो दिस इज व्हाट इट मींस कि इट गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे.
इट टेल्स अस द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। क्या बताएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स भी ये बताएगा। ठीक है, अच्छा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, आई होप सो आप लोग समझ रहे होगे ना। ये भी उसी तरीके से बात है कि इट टेल्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो ये हमने बात कर ली है। ठीक है, नाउ इट शोज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, इट शोज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो मोल्स आपने अभी इतने ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़े होंगे, तो मैं उसमें आपको बहुत ज्यादा लेके भी नहीं जाऊंगी। एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे वो ये बताता है। तो ये पॉइंट आपको अभी इतनी जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो ये क्या है कि ये बताता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं तो उसके बारे में बताता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। 1 मोल जिंक का यूज हो रहा है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये बताता है हमारा ये एक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में आप डेप्थ में बात करोगे जब मैं इसके टॉपिक पे आऊंगी। ठीक है, नाउ इट टेल्स अस द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एज वेल। आपको पता है कि एक रिएक्शन में हम मासेस भी पता कर सकते हैं, जिंक का मास कितना है। फिर उसके बाद अच्छा जो भी एक केमिकल इक्वेशन होती है आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही होती है। मतलब कि अगर रिएक्टेंट्स में जितना मास है प्रोडक्ट में उस एलिमेंट या एटम में उतना ही मास होता है। हर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है ज्यादातर। ठीक है, तो वहां पे आपको मास भी पता चल जाएगा क्या है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का। क्लियर है? सो ये क्या हमारा इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। ये सारी चीजें एक केमिकल इक्वेशन हमारी बताती है। क्या करती है? ये सारी चीजें एक केमिकल इक्वेशन बताती है। ओके, देन what are the advantages of a chemical equation? Although I know कि you know बहुत सारे advantages, but किस तरीके से advantages हो सकते हैं chemical equation के? उन advantages मतलब हम क्यों केमिकल इक्वेशन लिखते हैं? सोचो हम चाहेंगे क्यों केमिकल इक्वेशन को लिखना? क्या तो मैम हम तो वैसे ही नहीं चाहते हैं, वो तो बुक्स में मिल जाता है। सो बेसिकली केमिकल इक्वेशन की जो भी चीजें हैं वो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती हैं आगे की चीजों में। मतलब कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो आप पढ़ोगे तो आप समझोगे अच्छा ये चीज एक्चुअली में हो रही होती है, उससे इतनी सारी वर्ल्ड की चीजें बनी हुई हैं। लाइक वी आर यूजिंग सो मेनी मेटल्स इन आवर डेली लाइफ, राइट? तो वो सब कहाँ से आते हैं? ये सब यहीं से आते हैं। हम इसी तरीके से एक किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करके मेटल निकलता है, मेटल भी आसानी से नहीं होता। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक्चुअली में केमिस्ट्री ही है। ठीक है, सो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के। जैसे the representation of a chemical reaction becomes easy। सबसे बड़ी बात देखो, रिएक्शन जो एक्चुअली में हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं ये हमें आसान हो जाएगा बताने में। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ अभी यही वाला एग्जांपल, एक ही एग्जांपल मैं लिख देती हूँ। चलो यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 gives out ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, मान लो मैंने ये रिएक्शन लिख दिया आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। अच्छा अब समझो आप ध्यान से ये बात कि जो जिंक और H2SO4 को हमने जब रिएक्ट करवाया तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन के आए। ये एक्चुअली में भी हो रहा होगा। ठीक है, जब हम ये एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा तो सच में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही होगी। इस चीज को हम एक्सपेरिमेंटल जो चीज है उसको हम कैसे दिखाएं? क्या हम इसकी इमेज उठा के रख दें? अगर आप एक टाइम के लिए भूल जाओ कि केमिकल इक्वेशन नाम की कोई चीज है तो सोचो आप क्या कैसे इंसान करेगा? उसकी क्या इमेज उठा के रख दे? तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इन सब चीजों के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केमिकल इक्वेशन जब बनी है तो वो एक बार में किसी साइंटिस्ट ने बोल दिया, सबने दिमाग लगा दिया था एक ही बार में। ऐसा नहीं होता, ये भी बहुत देर में पता चला था। एक्चुअली में तो स्टार्टिंग में केमिकल इक्वेशन को सिंबल से रिप्रेजेंट भी नहीं करते थे, हर एक का सिंबल ही अलग था। पहले तो सिंबल नाम की कोई चीज ही नहीं थी स्टार्टिंग में। तो इसीलिए तो ये सबसे पहले हेल्प करती है किसमें? इट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजी करने के काम आती है हमारी एक केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जो हो रही होती है और केमिकल इक्वेशन जो आप शो कर रहे होते हो। ठीक है, सो इट बिकम्स इजी, इट सेव्स टाइम एंड द स्पेस इन राइटिंग। अब इसकी जगह अगर हम लिखे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक acid gives out zinc sulfate plus hydrogen, so it will take more time। अब आप सोचोगे मैम इतना तो कोई बहुत भयानक वाला टाइम तो लगा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ सब्सटेंस बड़े बड़े भी होते हैं तो हम उनको सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ज्यादा इजी मानते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर दैट इट सेव्स टाइम एंड द स्पेस इन राइटिंग। ठीक है, ऑल्सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि ये जब आप लिख रहे होते हो तो ये स्पेस भी सेव करती है। ठीक है, देन in order to prepare a definite amount of the product, the amount of the reactant be used can be calculated accurately।
आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था, राइट? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसी इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो यहां तो आई गेस पूरे बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि कितने रिएक्टेंट, इतने रिएक्टेंट से इतना प्रोडक्ट बन गया फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मैं आऊं, मैं बोलूं नहीं ऐसा करो, जिंक को 2 टाइम्स ले लो, जिंक को 2 टाइम्स ले लो, ऐसे मैंने एक्सपेरिमेंट में कर दिया कि जिंक को आप 2 टाइम्स ले लो, ठीक है। फिर जिंक को 2 टाइम्स लिया, H2SO4, और ये पूरी इक्वेशन मान लो हमारी हो रही है, ठीक है, ये हमने किया। या इसको x लिख देती हूँ मैं, x टाइम्स आप जिंक को ले लो, वी हैव टू टेक जिंक इन द x टाइम्स, ठीक है, ले लिया। क्या ये रिएक्शन इसी तरीके से होगी? क्या पूरी चीजें सेम होंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब इस रिएक्शन की हर चीज बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि अब क्या है, यहाँ पे अगर जिंक आपने x टाइम्स डाला है तो यहाँ पे जो जिंक निकलेगा वो भी x टाइम्स निकलेगा, और अगर जिंक x टाइम होगा तो यहाँ पे SO4 भी x टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी x लग जाएगा, और अगर वहां पे हमने x लगा दिया तो हमको हाइड्रोजन में भी x लगाना पड़ेगा। मतलब कि एक केमिकल इक्वेशन में जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट कितना टाइम्स कितने से बनेगा, ये हमको एक केमिकल रिएक्शन बताती है। केमिकल रिएक्शन में, फिर से मैं बोल दे रही हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, कि अगर केमिकल इक्वेशन है तो जो भी केमिकल आपके पास, आपने जो भी चीजें बनानी है, प्रोडक्ट आप बना रहे होगे, सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट से, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अब कितने रिएक्टेंट रखना है, कितना प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए, ये हमको एक केमिकल इक्वेशन बताती है, राइट? अगर आपने x टाइम्स जिंक बनाना है तो आप x टाइम्स जिंक लेके चलोगे, y टाइम्स बनाना है तो y टाइम्स लेके चलोगे, एंड सो ऑन। सो फिर से रीड कर रही हूं मैं इसको, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर आपको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टू बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली, तो आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कैलकुलेट कर रहे हो वो भी एक्यूरेट कैलकुलेट करना है। तो ये इस तरीके से आप बोल सकते हो, ओके। देन the same chemical symbols are used all over the world and therefore scientists face no difficulty in understanding chemical equations। अगर मैं यहाँ जिंक बोल रही हूँ तो मैं यूएस में बैठ के भी इसको जिंक ही प्रोनाउंशिएट करूंगी, मतलब जिंक प्रोनाउंशिएट इन द सेंस, प्रोनाउंसिएशन तो अलग हो सकता है, बट मैं जिंक को ही वहां पे जिंक बोलूंगी। मैं चाइना में चली जाऊँ तो भी मैं जिंक बोलूंगी, और मैं कहीं भी दुनिया में चली जाऊँ, वैसे मैं जाती नहीं हूँ, बट अगर कहीं भी चले जाओ आप तो ये इसको आप जिंक ही बोलोगे, कैल्शियम को आप कैल्शियम ही बोलोगे, राइट? तो ये जो सिंबल्स हैं ये तो हमेशा सेम होने वाले हैं, नाम भी सेम होता है और सिंबल्स भी हमेशा सेम होते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं ये एक इजी फॉर्म होता है कि कोई भी अदर पर्सन जब कोई चीज कर रहा होगा, कोई भी इक्वेशन में कोई भी रिएक्शन या कुछ भी हो रहा होगा, तो उनको पता होगा कि ये चीज हम यूज कर रहे हैं। सो साइंटिस्ट को इसके लिए इजी हो जाएगा, राइट? आपने इस पेन को ब्लैक पेन बोला तो ये ब्लैक पेन आपको हर फ्रेंड बोलेगा, अब आप उससे कैसे बोलोगे ब्लैक पेन दे दो फॉर एग्जांपल, तो वो ब्लैक ही पेन देगा, मतलब बहुत ही अच्छा एग्जांपल शायद नहीं था ये। तो बेसिकली इसका क्या है, ये इजी बना देता है। सो इन द सेम केमिकल सिंबल्स, द सेम केमिकल सिंबल्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड therefore scientists face no difficulty in understanding the chemical equation। इसीलिए कोई भी केमिकल इक्वेशन पढ़ने में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि साइंटिफिक एक ओवर ध्यान देना पड़ेगा या नॉलेज लेनी पड़ेगी, सबको पता है ये Zn जो है वो जिंक का सिंबल है, तो वो सभी साइंटिस्ट को पता हुआ है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों में एडवांटेज होता है इसका। देन लिमिटेशंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि जो केमिकल, देखो बार बार मैं बोल रही हूँ केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन आर द टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक? they are quite similar with more than quite similar than with each other but there is a quite difference। रिएक्शन हो रही है और इक्वेशन आप उसको वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सो a chemical equation does not indicate the physical state of the reactants and the products। किसी भी आपको रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट नहीं पता चल सकता, ठीक है। यानी कि ये बताएगा ही नहीं कि ये सॉलिड है। फिजिकल स्टेट क्या होता है? स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि एक रिएक्शन में कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन गैस है। तो ये क्या करता है, ये फिजिकल स्टेट को नहीं बता सकता। फिजिकल स्टेट समझ गया ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक्चुअली में क्या ये नहीं बता सकता? तो ये एक्चुअली में बताता है। कई बार हम इसको ऐसे लिखते हैं, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कि जो इक्वेशन लिखी होगी, मैं अभी इसी एग्जांपल को वापस से लेते हैं, चलो एक ही एग्जांपल को वापस से लेते हैं तो आपको मतलब ये इसी में भी समझ जाओगे। ZnSO4 प्लस H2। अब इस रिएक्शन में देखना कई चीजें, ये जो जिंक है और ये जो H2SO4 है ये किस फॉर्म में है? तो जो जिंक होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। मान लो H2SO4 भी सॉलिड फॉर्म है तो हम इसको S लिख देंगे। ये ZnSO4 मान लो सॉलिड फॉर्म है तो हम S लिख देंगे।
और ये गैसियस फॉर्म में हम इसको जी लिख देंगे। तो ये लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं शो होता है, बट ऐसा कई बार आप शो कर देते हो। सो अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट, अच्छा ये लिखने का फिर मैम मतलब क्या था? आप सोचोगे कि फिर मैम आप बोल रहे हो लिख देते हैं तो ये क्यों लिखा हुआ है? ये हर बार तो हम नहीं लिखते। आप बहुत रेयर इक्वेशंस देखते होगे जिसमें आपको ये फॉर्म लिखा हुआ दिखता होगा। इवन 9th 10th में तो बहुत ही रेयर फॉर्म मिलता होगा आपको। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हर बार नहीं होता, बहुत कहीं कुछ ऐसी इक्वेशंस होती है जिसमें लिख देते हैं। सो दैट इज व्हाई अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट the physical state of the reactants and the products. That is, it does not say whether the substances involved in the reaction are solid, liquids or gases. तो ये नहीं पता चल पाता कि जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है और या फिर गैस है। ठीक है, ओके। नाउ सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट इंडिकेट whether the heat is evolved or absorbed as a result of the reaction. That is, that does not say whether the reaction is exothermic or endothermic. सिर्फ केमिकल इक्वेशन की आप बात करो। अभी आप बोलोगे मैम उसमें प्लस हीट लिख दो, वो केमिकल इक्वेशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, सो ये नहीं बताता कि रिएक्शन में हीट जो है वो निकल रही है या फिर वो एब्सॉर्ब हो रही है। क्लियर है? हीट निकल रही है तो भी नहीं पता चलेगा और एब्सॉर्ब हो रही है तो भी नहीं पता चलेगा। किसमें? केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन क्या है? एक शॉर्ट हैंड फॉर्म है टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। तो हम केमिकल रिएक्शन इस तरीके से लिख रहे हैं। हो सकता है इस रिएक्शन में जो है हीट जो है वो निकल रही है, हो सकता है हीट जो है वो एब्सॉर्ब हो रही हो। तो हम केमिकल रिएक्शन में ये चीज एक्चुअली में शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हम एक्सटर्नल लगा के बता सकते हैं कि हाँ हमने एक्सपेरिमेंट से देखा ये हो रहा है तो हमने लगा दिया, लेकिन ये जो चीज है ये केमिकल इक्वेशन है आपकी। तो केमिकल इक्वेशन में वी डिड नॉट से, सो इट डज नॉट इंडिकेट वेदर हीट इज इवॉल्व्ड, हीट निकल रही है, और एब्सॉर्ब्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन। अच्छा आपको पता होगा एक्सोथर्मिक एक चीज होती है, एक एंडोथर्मिक होती है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक जब हीट निकल रही हो, तो जब इवॉल्व हो रही होती है तब एक्सोथर्मिक होता है, और जब इवॉल्व सॉरी 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 बोला इवॉल्व और मार्क मैंने एब्सॉर्ब को कर दिया। ओके, सो जब इवॉल्व हो रही होती है हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जब एब्सॉर्ब हो रही होती है हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ये नहीं बताता कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। नाउ इट डज नॉट इंडिकेट द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की कंडीशन को भी नहीं बताता। कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर हो गया, जैसे कि प्रेशर हो गया, ये सब जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, इनहांस कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आप बोलो स्पीड को इंक्रीज कर देगा लेकिन खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट होता है। अब ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन में लगा है या नहीं हमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये तो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। सो हम ये भी नहीं लिखते हैं, वी डिड नॉट राइट कि इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज हुआ है। कई बार लिख भी देते हैं। अब आप सोचो मैम आप बार बार कह रही हो, कई बार लिख भी देते हैं, फिर आप कह रही हो कि करते भी नहीं है। देखो वो सब एक्सटर्नल चीजें हैं, ये इक्वेशन यही होती है। अब आप इसमें एक्सटर्नल जो ऐड कर रहे हो वो दूसरी चीज आ जाती है। ठीक है, प्राइमरी जो इक्वेशन है नॉर्मल वो यही रहती है हमेशा, तो इसके बारे में बात होती है। ओके, नाउ कैटलिस्ट एटसेट्रा अंडर विच द रिएक्शन में अकर। रिएक्शन किस में हो रही है, और आपको पता है इन सब के बिना रिएक्शन होती नहीं है। जरूरी नहीं है कि उसमें कैटलिस्ट हो या हो, पर इनमें से कुछ तो होता है। कुछ टेम्परेचर पे हो रही होती होगी, कुछ प्रेशर पे हो रही होगी, कुछ कैटलिस्ट की वजह से हो रही होगी, एंड सो ऑन। तो इन चीजों को हम मेंशन ही नहीं करते, हम नहीं बताते इन चीजों को। सो दिस इज व्हाई इट बिकम्स अ लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देन इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द रिएक्शन इज फास्ट और स्लो। अब कोई रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है, कोई रिएक्शन बहुत धीरे होती है, और कोई रिएक्शन ऐसे होती है जो नॉर्मल टाइम होता है जिसका। जो बहुत जल्दी होती है वो तो फॉर एग्जांपल मैं बोल देती हूँ क्या बोलूं, सॉलिड वाली रिएक्शंस। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होती है, सॉलिड वाली तो खैर नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है, बट कुछ रिएक्शन ऐसे होती है जो बहुत जल्दी होती है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है उनको हम बोलते हैं, उनको नहीं, फास्ट का एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ बेसिकली, उनको आप बोलोगे न्यूक्लियर रिएक्शन। एक रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत फास्ट होती है, और आपने बहुत बार सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब, है ना, ये वगैरह। तो ये सब बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं। ओवर फास्ट मतलब आप फास्ट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ओवर फास्ट रिएक्शन होती है, सेकंड्स में हो जाती है, मिली सेकंड्स में हो जाती है। ठीक है, कुछ रिएक्शन होती है जो ओवर स्लो होंगी, ओवर स्लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग ले लेते हैं।
आयरन में रस्ट लगती है, कितने टाइम बाद लगती है? बहुत टाइम बाद, जैसे कि साल भर भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकता है। तो कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होती हैं जो मॉडरेट होती हैं। तो ये 3 टाइप की हमारी रिएक्शन होती है, मॉडरेट, ओवर फास्ट एंड ओवर स्लो। ओवर फास्ट, ओवर स्लो, मॉडरेट, ये तो पार्ट टाइप्स ऑफ, हम मतलब एक रिएक्शन का तरीका समझ रहे हैं। हाँ, अगर स्पीड के बारे में बात करें तो ये 3 स्पीड से हम इसको बोल सकते हैं। इनमें से किसी को भी आप लिख के नहीं बता सकते एक रिएक्शन में, क्योंकि हम ये चीज तो नीचे लिख देंगे, दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट, दैट इज व्हाट वी कैन डू। हम केमिकल इक्वेशन में कभी लिखा हुआ आता है, किसी तरीके से आप देख के बता सकते हो कि इक्वेशन में रख दूं ये रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है बाय जजिंग दैट रिएक्शन, दैट इक्वेशन? नहीं, हम एक इक्वेशन से नहीं समझ सकते फिर वो चीज, फिर हमको एक्सटर्नली अगेन उसको लिख दो आप, ऐसा होता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो हमको नहीं पता चलता एक रिएक्शन को देखने के बाद कि वो फास्ट है या फिर वो स्लो है, ये हम नहीं पता कर सकते। एक इक्वेशन को देख के हम नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन, जो इक्वेशन हो रही है या जो रिएक्शन हुई होगी, वो फास्ट हुई होगी या स्लो हुई होगी। ठीक है, ओके। Some reactions occurs with an explosion, as I told you about the nuclear reaction. अब ये भी यहाँ पे नहीं पता चलता है, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन में नहीं पता चलता। तो सम रिएक्शंस अकर विद एन एक्सप्लोजन, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन होता है उन रिएक्शंस के होने के बाद, लेकिन वो हम कैसे शो करते हैं रिएक्शन में? किसी भी तरीके से नहीं, ठीक। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली हम चेक कर सकते हैं केवल, दिस इज नॉट इंडिकेटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये चीज इंडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। Then it does not say anything about the actual amount of the reactants consumed or products formed. It gives only the ratio. क्या मतलब हुआ इस बात का? मान लो मैं बोलूं, चलो यहीं पे ले लेते हैं, H2 प्लस O2 मान लो gives out H2O, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा 2 और यहाँ पे लगेगा 2, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब मैं बोलूं बेटा इसमें कितने एक्चुअल अमाउंट ऑफ या एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट लिया और कितना एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिया है, तो हम ये चीज एकदम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हम क्या बोलेंगे? आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन को आपने इन द रेशियो 2:1 लिया हुआ है, तो जो प्रोडक्ट बना है H2O वो किस में बन रहा है? 2 के प्रोडक्ट में। तो ये जो हमने लिखा है ये क्या है? ये इनका रेशियो है, रेशियो, ठीक। हम बोले H:O कितना है, तो आप 2:1 बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे कि H एग्जैक्टली 2 लिया आपने, 2 हाइड्रोजन ले लिए और 2 ऑक्सीजन ले लिए, नहीं, ये इनका रेशियो लिया होता है हमने। हाँ, हम इक्वेशन को लिखते टाइम कई बार बोल देते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ जिंक ले लिया, लेकिन वो टाइम्स नहीं होता एक्चुअली में, वो क्या होता है? उसका रेशियो। अच्छा, किसका रेशियो होता है ये भी मैं बता दूं, तो ये वॉल्यूम्स का रेशियो होता है। कई बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इनके वॉल्यूम्स का रेशियो लिखा रहता है, ठीक है, मोल्स का रेशियो लिखा रहता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर नहीं शो करता, वो क्या शो करता है? हमेशा रेशियो। सो इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे, ये हमारे जो भी रिएक्टेंट्स हुए हैं, एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, इसका हम एक्चुअल अमाउंट नहीं बताते हैं इक्वेशन में। जब हम इक्वेशन शो करते हैं तो उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे होते हैं? उनका रेशियो बता रहे होते हैं, ओके। सो ये थी हमारी कुछ लिमिटेशंस। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब मैं बता रही हूँ ना आपको, जैसे अभी मैंने बोला आपको कि सॉलिड लिक्विड गैस नहीं लिखा रहता है या नहीं बताती है एक इक्वेशन, लेकिन हम उसको इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। हम एक केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस को थोड़ा बहुत ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर है? ओवरकम तो लाइफ में तुम लोग बहुत चीजें करते हो, गुस्सा होते हो तो थोड़ा सा खुश हो जाते हो थोड़े दिन बाद, तो इसी तरीके से इक्वेशन है तो थोड़ी सी उसकी कुछ कमियां हैं, पर उन कमियों को हम सुधार सकते हैं, ठीक है। कैसे सुधारेंगे? देखो, नंबर 1, the physical states of the reactant, जिसकी मैं अभी बात बता रही थी, the physical state of the reactants and the products are indicated by using the symbols like solid S, L and G and AG, AG नहीं होगा, सॉरी, AQ होगा, in the brackets after their symbol or formulae. S stands for solid, as I told you, अभी ये बता चुकी थी मैं, S stands for solid, मैं पहले ही बता दी थी ये बातें। चलो, AQ stand for aqueous solution, L stands for liquid, whereas G stands for gas, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, हमने बोला H2 प्लस O2 gives out 2 times of H2O, ठीक है। तो मैं इस रिएक्शन को कैसे लिखूंगी? मैं इसके ब्रैकेट के बाहर लिख दूंगी गैस, G, ये भी गैसियस फॉर्म में लिया है, और जो बन के आया मान लो वो लिक्विड फॉर्म में बन के आया है,
तो हमने इस तरीके से इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना दिया एक इक्वेशन को। अब आप ये इक्वेशन देखते ही बता लोगे कि आपने दो गैस को कंबाइन किया और एक लिक्विड को फॉर्म किया रेशियो में, एक लिक्विड नहीं रेशियो में। देन और क्या हो सकता है, H2SO4 वाली रिएक्शन आई होप सो आप समझ गए होगे। आपने क्या किया था, H2SO4 में जिंक को ऐड कर दिया था, तो ये ZnSO4 बना था, जिंक वहां लिखा जाएगा एक्चुअली में, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं, और प्लस H2 बन जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे H2, तो मैं बोल दूंगी कि यहाँ पे ऐसा करो, मेंशन कर दो G, यहाँ पे मेंशन कर दो S, यहाँ पे मेंशन कर दो S। तो ये किया क्या हमने, हमने इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। हम इस इक्वेशन को अब देखते ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सॉलिड वाला सब्सटेंस है, कौन लिक्विड वाला सब्सटेंस है, एंड कौन गैस वाला सब्सटेंस है। ठीक है, एक्वस भी लिख सकते हो आप। एक्वस यूज होता है जब कोई एक्वस सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में होता है, तो दैट इज एक्वस सॉल्यूशन सिंपली। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि हम इसको इसके जो स्टेट्स है, फिजिकल स्टेट, उनको हम शो कर सकते हैं। ओके, इफ अ गैस इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन, it is shown by an upward arrow like this after the product। अगर कोई भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई है, अगर किसी भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई है, तो हम उसको कैसे शो करेंगे, हम उसको एक एरो से शो करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में मैं H2 में ये लगा दूंगी, सो दिस मींस H2 इज अ गैस। ठीक, तो ये कुछ, ये भी देखो सिंबल्स हैं एक तरीके से। अब गैस है, गैस का सिंबल हमने रख दिया कि गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो आप अपवर्ड एरो लगा दो, गैस जैसी इवॉल्व होगी हम अपवर्ड एरो लगा देंगे। तो जो भी चीज के आगे अपवर्ड, अब हम अपवर्ड एरो H2SO4 में नहीं लगा सकते, ये वाली चीज गलत हो जाएगी, फिर ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने एक, इसको कहते हैं फिक्स कर दिया एक तरीके से कि ये जो अपवर्ड एरो है ये हमेशा गैस को ही इंडिकेट कर रहा होगा। तो हम गैस के सामने अगर ये अपवर्ड एरो लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक इक्वेशन है इसमें ये गैस इवॉल्व हो रही है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, नाउ इफ द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, पहले तो बताओ प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो भी लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स होते हैं उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जो पार्टिकल्स छूट जाते हैं, एक इक्वेशन जो हो रही है छूट जाते हैं इन द सेंस वो बच जाते हैं लास्ट में। ठीक है, तो उनको आप बोलते हो प्रेसिपिटेट। ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अगर प्रेसिपिटेट है तो आप उसको डाउनवर्ड एरो से शो करते हो, और ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अगर क्या है, प्रेसिपिटेट है तो आप उसको कैसे शो करोगे, डाउनवर्ड। अपवर्ड एरो दैट मींस, अच्छा अपवर्ड एरो में गैसियस फॉर्म में है तो गैस ऊपर जाती है जब आप उसको फ्री स्टेट पे छोड़ोगे, तो यानी कि ये अपवर्ड मूवमेंट गैस में शो कर देंगे। प्रेसिपिटेट एक लेफ्ट ओवर पार्टिकल है जो बच जाता है, तो आप उसको क्या लगा दोगे, एक छोटा सा एरो लगा दोगे वहां पे। ठीक है, सो इफ अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अगर कभी भी प्रेसिपिटेट बनता है, इट इज शोन बाय अ डाउनवर्ड एरो लाइन, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका मतलब है प्रेसिपिटेट। अच्छा, प्रेसिपिटेट को पीपीटी के फॉर्म में भी बोला जाता है, पीपीटी लिख दोगे सो दैट आल्सो मींस कि इट इज प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये इसका सिंबल हो गया एक तरीके से। और अगर अपवर्ड है तो आप क्या बोलोगे इसको, कि ये गैसियस फॉर्म में। ओके, सो इट इज शोन बाय द प्रेसिपिटेट एज एन अपवर्ड एरो। लास्ट स्लाइड, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इवोल्यूशन और absorption of heat during the reaction is shown writing the thermochemical equation। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको अभी ये बात बोली कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये रिएक्शन तो नहीं बताता इक्वेशन वाला, लेकिन हम इसको बता सकते हैं। तो देखना, एग्जाम्पल के लिए लिया है, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, जिसमें हीट निकलती है, वी राइट प्लस हीट ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्या मतलब हुआ, मान लो हमने कोई भी x प्लस वाई गिव्स आउट a प्लस z, ये इक्वेशन लिख दी हमने। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन थी ये कैसी थी, दिस रिएक्शन इज फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चली, हमने जब ये रिएक्शन करवाई थी या जो भी हुआ था, या ये रिएक्शन जब हुई है तब हमें पता चल गया कि ये कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक, इससे हीट निकल रही है। तो हम इस रिएक्शन के आगे सिंपल लिख देंगे प्लस हीट। ठीक है, तो अब क्या ये पूरा प्लस हीट ऐसे ही लिखना है, चलो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और लिखो प्लस डेल्टा। वाई, बिकॉज ये जो डेल्टा है, दिस डेल्टा तो ये जो इसमें डेल्टा है ये होता है बेटा हीट का सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ हीट। तो आप चाहे प्लस हीट लिखो और चाहे आप प्लस डेल्टा लिख दो, दोनों एक ही काम कर रहे होंगे। सो एक्स प्लस वाई गिव्स आउट ए प्लस जेड, हीट और डेल्टा जो भी आप इसको बोल दो। तो आपने क्या किया, प्लस हीट लिख दिया। अब अगर यही एंडोथर्मिक हो जाए, एंडोथर्मिक हो जाए तो आप क्या करोगे, अब ज्यादा बताना भी नहीं पड़ेगा मुझे, माइनस डेल्टा लिख दोगे या माइनस हीट लिख दोगे।
ठीक है, चलो तो इसको इरेज कर देती हूं मैं नाउ। स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ अ रिएक्शन आर इंडिकेटेड ओवर और बिलो द एरो लाइन। कोई भी एक रिएक्शन होती है तो वो कैसे शो करते हैं, एरो लाइन से शो करते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इंडिकेटेड ओवर और बिलो द एरो। अगर कोई रिएक्शन में आपने फॉर एग्जांपल आयरन का कैटलिस्ट यूज किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आयरन, तो Fe लिख दूंगी मैं यहाँ पे कैटलिस्ट, क्योंकि ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट। और क्या कर सकते हैं, मान लो कोई जो हमारी रिएक्शन है वो 200 डिग्री टेम्परेचर पे हो रही थी, तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगी 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें हमारा जो प्रेशर लग रहा है वो 2 atm का लग रहा है, तो मैं लिख दूंगी 2 atm। तो अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो हम उसको एरो के ऊपर या एरो के नीचे, अच्छा नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों है तो आप दोनों लिख दो यहाँ पे, यू कैन मेंशन बोथ ऑफ देम। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन को एक एडवांस फॉर्म में लिखना। देखो केमिकल इक्वेशन वही होती है जो सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन सिंपल, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो सिंपल फॉर्म आपने लिखा है केमिकल इक्वेशन हो गई वो हमारी। उसको इनहांस, क्योंकि उसकी लिमिटेशंस क्या है कि एक्चुअली में वो सब चीजें नहीं होती हैं, लेकिन शो करने के लिए ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन में हम बहुत सारी स्पेसिफिक कंडीशंस उसके, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, उसका कैटलिस्ट बता सकते हैं, हम बता सकते हैं वो किस फॉर्म में है, कौन से स्टेट में है ये बता सकते हैं, हम बता सकते हैं उसने हीट एब्जॉर्ब करी या फिर हीट रिलीज करी, ये सब बता सकते हैं। और ये सब कैसे बताते हैं, उसको और ज्यादा इनहांस करके। तो अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में कुछ चीजों को ऐड कर दे सो दैट इट विल बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा मतलब और ज्यादा इजी हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी इजी कर रहा था, लेकिन अब हमको और ज्यादा इजी हो जाएगा एक स्टेट को जानने में कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।